नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे जो कार्यक्रम चल रहा है आज जी सर। प्रजापति विचार मंच जी सरकारी बैठक की जा रही है, तो ये किस विषय को लेके है और क्या कार्यक्रम है, संयोजक कौन कौन है, क्या तो बताएंगे हमारे दर्शक। सर, इसका जो मकसद एक तो बार ये है। परिचय परिचय अपना दीजिए। हाँ, मैं सर सुशील फतेहवार बौद्धनगर निवासी हूँ और मेरी लाइनें कई हैं। पत्रकारिता में हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, सभी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। इसका मेन मकसद तो सर यही है कि जो प्रजाति समाज में कुछ पिछड़ापन है अभी भी बहुत सी बड़ी संख्या में, तो वो पिछड़ापन दूर कैसे हो। दूसरा मकसद होता है कि हम लोग राजनीतिक रूप से किस ढंग से सक्रिय हों ताकि हमारी संख्या के हिसाब से हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, उनको मिल जाए। तो इस बात को देखते हुए ये एक संगठन और विचारधारा के रूप में यह चर्चा की जा रही है। तो इसके मुख्य रूप से कौन कौन लोग, जी सर, विशेष अतिथि कौन कौन आए हैं? इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो बुलंदशहर की टीम है और संतराम प्रजापति मुखिया हैं उसके, वो बुलंदशहर से लोग आए हैं। और यहाँ की तरफ से हम लोग इसके मोजर की टीम है हमारी, जो मोजर के क्षेत्र के आसपास की तरफ से लोग आए हैं और वो इस मामले में ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज के बाकी लोगों को जोड़ा जाए ताकि आगे कैसे बढ़ा जाए। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए सर ये है कि जो भी हमारे समाज के या किसी भी समाज के जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग सही पूछो तो हिंदू हैं केवल। बिरादरीवाद तो अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए किया और हमें बांट दिया। इसलिए हम लोगों को एक होना जरूरी है। पहले हम लोगों को हिंदू हैं, भारतवासी हैं, उसके बाद कहीं हम बिरादरी में आ सकते हैं। थैंक यू। एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन मस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रजापति गांव गाजीपुर से बात है। पिताजी का नाम दिलना सिंह, चश्मे का काम करता हूँ रात चौके के पास। अब देखते हैं ये दुकान बाद में पता ना कहाँ जाएगी, बाहर की टूटने वाली है। देखो राम राम, मेरा नाम अमित कुमार प्रजापति, निवासी भूपेंद्रपुरी मोदीनगर और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मैं एज एन ऑफिसर। तो आपके संगठन में हम लोग उसके पीछे अपनी तरफ से कुछ का नहीं कि सब कोई गलत नहीं है। अगर कोई लड़का कोई विचार ऐसा हो कि संगठन को बढ़ाने के लिए या समाज में कोई ऐसे पॉजिटिव सबसे अच्छा तरीका यही है, अपने आप से कमिट करना चाहिए कि जब भी नेक्स्ट मीटिंग हो तो कम से कम एक बंदा जरूर आए। हमारे समाज में जो अब तक सबसे बड़ी कमी रही है सहभागिता की कमी रही है, सक्रियता की कमी रही है। हम लोग क्या करते हैं, संगठनों से जुड़ जाते हैं पर सिर्फ जुड़ गए और बैठ गए, उससे ना तो समाज का भला होने वाला, ना हमारा ना संगठन का। तो किसी भी संगठन के बिना प्रयास ये करें कि अपनी भागीदारी भी रहे और सक्रियता भी मिले, जब भी हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं, अन्यथा सोचते रहें और मिलना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं। जब तक घी मिला लेंगे तब तक होना कुछ नहीं। ऊर्जा और हमारी सक्रिय यही घी के रूप में काम करेंगे। है नंदनगरी के रहने वाले हैं और अपने छोटी सी 100 घर वाली मेरा मानना तो यही है कि सब लोग जैसे अब नजर आ रहे हैं और इससे ज़्यादा नजर आने चाहिए। सभी भाइयों से ये निवेदन है और अपने टाइम से आने की प्रक्रिया भी निभाएं। जब हम लोग सब एक साथ घने सारे दिखाई देंगे तभी कुछ होगा, इससे पहले कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं योगेंद्र प्रजापति गुवाहाटी रोड से स्वदेशी केंद्र के नाम से संस्थान है। मैं एक विचार रखना ये चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले, एक प्रजापति का जो नेशनल लेवल का जो गठन है हमारी संस्था है, वहाँ पे एक आयोजन हुआ था गोष्ठी का, तो वो थाईलैंड में हुआ था। तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ से एक विचार ये मिला कि उन्होंने क्या किया है कि जो एजुकेशन पाने के लिए बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास फंड नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो संस्था जो है पैसा इकट्ठा करके उन्हें उपलब्ध कराएगी ऐसे बच्चों को। और फिर वो बच्चे जब अपने कार्य पे सक्षम हो जाएंगे तो वो पैसा संस्था को पुनः वापस करेंगे। उससे क्या होगा कि वो पैसा फिर अन्य बच्चे के काम भी आ सकता है। इस तरह का विचार अगर संस्था आने वाले समय में कोई रखे आपस में और वो फंड इकट्ठा हो, क्योंकि इसके लिए पहले तो एकत्रीकरण होना जरूरी है। पहले तो लोग इकट्ठा हो जाए, उसके बाद फंड इकट्ठा हो,
तो जो सक्षम बच्चे नहीं है उनके एजुकेशन को पैसा खर्च किया जा सकता है। मेरा काम ट्रैक्टर मैकेनिक का है, सिंधी का बंदा। और ये मारना, एक दूसरे को ठोकना, कोई भी विचार जब तक यहाँ मन से नहीं लेके चलेंगे हम किसी भी उद्देश्य को, हम सफल नहीं होंगे। हम सफल तभी होंगे जब हम अपना मानेंगे और ये मेरा है, ना कि दूसरे भैया का। हाँ, दूसरा को साथ लेके जरूर चलेंगे सहयोग के लिए। मेरा तो यही मानना है भाई साहब, अब जो भी जुड़े सब यहाँ से मन से कुछ जो काम करना मन से करें। मेरा नाम प्रीतम प्रजापति, मूल निवासी गांव मछली और ब्रिजेट में यहाँ आनंद नगर में रहता हूँ। अभी जो विचार चल रहे थे ठीक है, विचार सबसे अच्छे हैं, ठीक दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है जी ऊपर लेवल पे भी हमने ये देखा, हमारे ये सब जो है अलग अलग मंच के विचार इकट्ठा हुए, योगी जी से मिले, माटी कला बोर्ड जो बनवाया उसके बनाने के बाद में फिर एक मीटिंग हुई, उसमें ये कहा कि सब अलग अलग संस्था के आप एक मंच पे आ जाओ, एक उसके कोई नहीं आया, अन्य आने के बाद में फिर वही डिसमिस हो गया। तो ऐसा है कि सबको एक ही मंच के लिए अगर आना चाहेंगे तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अलग अलग मंच बना करके अलग अलग करके भाई मैं इसका हेड हूँ, मैं इसका नहीं कर पाएगा। बस मेरा यही कहना है। जैसे कि सभी साथियों को अवगत है कि आज हमारे बीच दलित शोषित वेलफेयर सोसाइटी और डीएसपी अधिकार के पदाधिकारी पधारे हुए हैं, जो समाज में हिस्सेदारी उपजाति का अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है। अपनी बात हमारे बीच रखने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ श्री ईश्वर प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, और आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित साथीगण, और आज के प्रोग्राम में उपस्थित दलित शोषित वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतराम प्रजापति जी, डीएसपी अधिकार दल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव माननीय नीरज प्रजापति जी, डीएसपी अधिकार दल के महासचिव माननीय गिरीन्द्र प्रजापति जी, प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय महासचिव प्रजापति महासभा के नरेंद्र प्रजापति जी, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के चरणों में मैं नमन करते हुए आज की जो बैठक है, इस बैठक को हम किस उपलक्ष्य में है, ये आखिरकार इस बैठक का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सभी को यहाँ समझ में आएंगी। पहले हमारे अपनी बातों को रखने से पहले कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं को हम क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों के सभी के समझ में आए आखिरकार ये किन बिंदुओं को लेकर के आज बैठक की गई है। सबसे पहला बिंदु है कि समाज का जो उत्पीड़न है और दमन, किस तरीके से समाज का उत्पीड़न और दमन को रोका जाए। दूसरा बिंदु है जो काफ़ी लंबे समय से जो 17 जातियों का मैटर चल रहा कि 17 जातियाँ जो शिल्पकार की जातियाँ हैं, मछुआर की हैं और तुरैया जाति है, ये 17 जातियाँ हैं। उस 17 जातियों में शिल्पकार जाति हमारी है, ये एससी का सर्टिफिकेट इसे क्यों नहीं मिल पा रहा है। 1956 तक इस समाज को एससी के सर्टिफिकेट जारी होते रहे, लेकिन उसके बाद किन कारणों से एससी के सर्टिफिकेट बनना बंद हो गए, उस पर हमारी चर्चा होगी। और उसके बाद
हमारे समाज में सैकड़ों सामाजिक संगठन हैं, जिला लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक और राष्ट्रीय लेवल तक, लेकिन अनेकों संगठन बने, उसके बावजूद भी ये सारे अधिकारों से हम वंचित हैं। और वो संगठनों का एक उद्देश्य और था कि हमारी राजनीतिक जो भूमिका है, जो भागीदारी है, वो कैसे सुनिश्चित हो। लेकिन हमने काफ़ी लंबे समय से देखा, 75 सालों से हम इन सभी चीज़ों में अछूते हैं। तो आखिरकार आज ये हम इनको कैसे हासिल कर पाएँ? तो पहले सबसे मेन कुछ हमें आज़ादी के समय से कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें समझना होगा। हमारे देश में वो 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल गई। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया। उसके अनुसार हमारा देश आज तक चलता चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोगों ने देश में आज़ादी की लड़ाई में भूमिका ना ली हो। आपके सामने है शहीद रामचंद्र विद्यार्थी। शायद हो सकता है कि इनसे कम उम्र में शहीद होने वाला कोई व्यक्ति होगा। तो आपकी भूमिका देश को आज़ादी में भी रही, देश को आज़ाद कराने में भी रही। और आपके बीच में अपने ही समाज के एक व्यक्ति और रहे हैं जिन्होंने समाज सुधारक का भी काम किया, माननीय संतराम प्रजापति, जो आपके बीच में चित्र में कहाँ है? हाँ, संतराम BA प्रजापति एक समाज सुधारक के रूप में भी रहे। आपके समाज में ऐसा नहीं है कि जो भारतीय संविधान बना, इस संविधान में आपका कोई योगदान ना हो। आपका भारतीय संविधान को बनाने में भी आपका योगदान रहा, माननीय डॉक्टर रत्नप्पा कुमार के। और संविधान बनाने में हमारी भूमिका रही, देश को आज़ाद कराने में हमारी भूमिका रही, समाज सुधारकों में हमारी भूमिका रही। और तो और आज हम बॉर्डरों पर हमारे समाज के कहीं ना कहीं आर्मी में भी लोग हैं, शहीद भी हो रहे हैं। इस देश की सुरक्षा में भी हम लगे हुए हैं। 2019 में एक जो बस उड़ाई गई थी RDX से, उसमें अपने प्रजापति समाज का भी व्यक्ति था जो शहीद हुए। और नए कितने लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी हर चीज़ में भूमिका है, लेकिन फिर भी हमारी कहीं ना कहीं पहचान दबी हुई है। अगर ये चित्र बहुत अच्छा चित्र है, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर ये व्यक्ति प्रजापति लगाएं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं लगा पा रहा है। यहां से हम यहां कैसे आ गए? आखिरकार हमारी स्थिति तो ये थी। हमारी कहीं ना कहीं मान्यता है कि हम दक्ष प्रजापति की संतान हैं, लेकिन वहां से हम यहां आ गए। हमारे पूर्वजों ने इसका सहारा लिया अपने भरण पोषण के लिए, ये जीविका का साधन बना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो स्थिति यहाँ से यहाँ आ गई। अब हम इस स्थिति को कैसे सुधारें? आखिरकार कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके हमारा खोया हुआ सम्मान, हमारा खोया हुआ मान, हमारा खोया हुआ जो वैभव था वो हमें मिले? उन सारी चीज़ों पर आज बात होगी। सबसे मेन बात है कि 1950 के बाद लगभग 30-35 साल तो हमारे समाज के लोगों को संविधान की ताकत को समझने में लगी, लगभग 75 तक। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों को एहसास हुआ कि आखिरकार ये ऐसे कैसे हो गया, इमरजेंसी लग गई और नसबंदी वगैरह होने लगी। तो लोगों को एहसास हुआ कि भारतीय संविधान है, कि संविधान की ताकत है, संविधान के बल पर सारी चीज़ें हो रही हैं। उसी दौर में पूरे देश में छोटे छोटे दल बनते चले गए, सपा, बसपा, उसके अलावा जो बिहार में है और अन्य राज्यों में, सब में छोटे छोटे दल बनते चले गए। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों ने भी इन सभी दलों को धीरे धीरे सींचा भी और मजबूत किया। अब हमारे लोग एक लंबे समय तक बसपा में रहे। बसपा में हम लोग दलित बन करके रहे, हम शूद्र बन करके रहे, हम मूल निवासी बन करके रहे। हमने बसपा को, जाटवों को, अब वैसे यहाँ सभी लोग अपने ही प्रजापति लोग हैं। अगर आज से 20 साल या 25 साल पहले अगर उठा करके देखा जाए तो जाटव समाज को या यादव समाज को आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी बंद कमरे में जाटव को चमार बोल सके। हम यहाँ प्रजापति समाज के लोग हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाएंगे। अगर किसी में हिम्मत नहीं है कि यादव समाज को हम बंद कमरे में भी अहीर बोल सकें। वो लोग उन लोगों का क्या उच्चारण था कि चमार चुहरे 4 नंबर ढेड़, वो आज जाटव हो गए। अहीर चोटा, अहीर अहिरिया कंजर और कुत्ता बिल्ली बंदर, उनकी कुत्ता बिल्ली बंदरों के समान तुलना होने वाली जाति आज वो यादव जी हो गए। और आज हम प्रजापति, हमारे समाज के जो लोग हैं, या तो प्रशासनिक वर्ग में हैं या कहीं व्यापारिक वर्ग में हैं, वो लोग खुल करके ये नहीं कह पा रहे हैं कि मैं फलाना सिंह प्रजापति हूँ। अगर कोई भी चपरासी से लेकर के DM तक 98%, 2% कुछ लोग हैं जो अपने स्वाभिमान को जगाए हुए हैं कि हम किसी से कम नहीं है, लेकिन 98% चाहे व्यापार वर्ग में हो या प्रशासनिक वर्ग में हो, कहीं ना कहीं वो अपने सरनेम को, जाति नेम को छुपा करके अपना जीवन वहाँ चला रहा है।
तो क्या ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि हम आखिरकार एक मनुष्य होने के बाद और भगवान दक्ष प्रजापति की संतान होने के बावजूद भी हम लोग उस पहचान को छुपाए हुए हैं। समाज में हम एक गर्व से क्यों नहीं क्या बोल पा रहे हैं। तो अब बात आती है कि आखिरकार इस खोए हुए स्वाभिमान को हम कैसे पाएं। अब समाज में बहुत से संगठन भी बने, हमारे सामाजिक जितने भी संगठन बने उन सभी संगठनों ने कहीं ना कहीं दूसरे दलों को ढोने का काम किया, दूसरे दलों को मजबूत किया। अब ये जाटव समाज, यादव समाज, अब आप लोग सोचोगे भैया जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही केवल वही पार्टी बना पाएगा, वही आगे शासन कर पाएगा, ऐसा तो है नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाटव पिछले 2012 से मायावती आज तक विपक्ष में भी नहीं रही। अगर ऐसा होता जनसंख्या के बल पर तो मुलायम सिंह यादव 2017 के बाद ये मान लो कि उसकी जमीन हिल रही है। इन 9 सीटों पर उपचुनाव होने के बावजूद ऐसा रिजल्ट उनका सामने समीकरण आ गया कि उनकी हवा निकल गई, 27वीं हमसे अब निकलती दिखाई दे रही है। तो अब हमने बहुत सारे प्रयोग किए, सपा की, बसपा की, फिर सपा की, बसपा की, अब बीजेपी का प्रयोग किया। हिंदू बन करके हम बीजेपी में कहीं ना कहीं हमें बीजेपी में भी निराशा मिल रही है, क्योंकि हमने अब तक क्या काम किया कि इन पार्टियों के माध्यम से 1-2 विधायक, 1-2 मंत्री, 1 मंत्री, 1-2 विधायक, 1 मंत्री, बस इतना ले लिया। लेकिन उनसे हमें हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारी जरूरतें थी, वो हमारी पूरी नहीं हुई। जब तक ये लोग सामाजिक संगठन में थे, धर्मवीर प्रजापति का एग्जाम्पल ले लो, जब तक वो मंत्री नहीं बने तब तक वो प्रजापति है। गायत्री प्रजापति जब तक मंत्री नहीं बने जब तक वो प्रजापति है। दयाराम प्रजापति जब तक वो मंत्री नहीं बने तब तक वो प्रजापति है। अब वर्तमान का ये एग्जाम्पल ले लो, ब्रजेश प्रजापति हैं, विधायक रह चुके हैं बांदा से। जब विधायक थे, विधायक बन गए, वो प्रजापति नहीं थे। विधायकी चली गई, राजनीतिक हंसिया पर आ गए, राजनीतिक वजूद खो रहा है, तब वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। वो केवल किस लिए घूम रहे हैं? खुद के विधायक बनने के लिए। तो हमें एक व्यक्ति या 1-2 विधायक या 1 मंत्री बनाने से हमारे समाज का भला नहीं होगा, क्योंकि अगर वो विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो वो बनता है जिस पार्टी बनाती है। जो पार्टी बनाती है वो जवाबदेही होता है उस पार्टी के प्रति, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल देते हैं मुझे विधायक मंत्री समाज ने नहीं पार्टी ने बनाया है, मेरी जवाबदेही पार्टी के प्रति है। तो कहीं ना कहीं अब इस तरीके से अब कौन सा प्रयोग करेंगे? बीजेपी के बाद अब क्या कांग्रेस को देखोगे या ओवैसी को देखोगे? कि शायद क्योंकि हमने जब ये लोग हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे तो हम कैसे मान लें कि आगे जो हम किसी को लाएंगे वो हमारी उम्मीद पर खड़ा उतर जाएगा। अब कहीं ना कहीं हमें कुछ समाज के जो बौद्धिक लोग हैं, वैचारिक लोग हैं, उन्होंने बैठ करके चिंतन किया, मनन किया कि समाज जो संगठन बना करके संगठनों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन कि जोड़ नहीं रही, समाज को तोड़ रहा है। अब तोड़ कैसे रहा है? राष्ट्रीय प्रजापति महासभा है, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ है, अखिल भारतीय कुंभकार महासभा है। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के लोग राष्ट्रीय महासंघ में नहीं मिलेंगे, राष्ट्रीय महासंघ के अखिल भारतीय प्रजापति में नहीं मिलेंगे। सबके एक अलग अलग कुनबा बन गया। पहले तो हमारे इस समाज को वर्णों में तोड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब उन जातियों के दलों ने, नेताओं ने अब ये जातियों को संगठनों में तोड़ दिया। कुम्हार प्रजापति अपने आप में हम एक प्रजापति, एक संगठन है, प्रजापति एक परिवार है, कुनबा है। अब इसे संगठनों में तोड़ दिया। वो संगठन का व्यक्ति इस संगठन को पसंद नहीं कर रहा है, मेरे संगठन का व्यक्ति उस संगठन को पसंद नहीं कर रहा है, अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग बजा रहे हैं। तो ये संगठन समाज को जोड़ नहीं रहे, कहीं ना कहीं समाज को तोड़ रहे हैं। तो आप इन संगठनों से भी उम्मीद लगाना छोड़ दो कि ये आखिरकार संगठन आखिरकार के हमें ले कहां जाएंगे, क्योंकि इन्हीं संगठनों के पास केवल मात्र इन्होंने बनाने का उद्देश्य है अपना स्वार्थ। कहीं ना कहीं 98% संगठनों का, 1-2% है संगठन जिनका हित है समाज हित का, समाज में कुछ बदलाव आए, समाज कुछ सही रास्ते पर चले। लेकिन 98% का उनका उद्देश्य ये है कि मैं कैसे विधायक बन जाऊं या मुझे कोई मंत्रालय या फिर विधान परिषद में पहुंच जाऊं, कुछ भी पहुंच जाऊं, बाकी समाज जाए बाहर में। तो अब बात आती है, अब हमारे समाज में 2016 में डीएसपी अधिकार दल एक राष्ट्रीय दल बन चुका है, राजनीतिक दल, जो राजस्थान में भी चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ा और हरियाणा में भी चुनाव लड़ा, यूपी में भी वो संघर्ष कर रहा है। तो डीएसपी अधिकार दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं युवा मोर्चा से, तो उसके नाते मैं कुछ पार्टियों की अपनी बातें रख रहा हूं। अब लोगों को उम्मीद ये भी है कि आखिरकार हम लोग, क्योंकि लोग जुड़ते क्यों हैं? उम्मीद से। अब आप लोग अगर डीएसपी अधिकार दल से क्यों जुड़ेंगे? आपको लगेगी कि वाकई में कि डीएसपी अधिकार दल के जुड़ने से जो हम राजनीतिक हाशिए पर थे,
जो हम राजनीतिक शून्यता पर थे, वो शून्यता, वो हाशिया खत्म होगा और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। जो हमारी स्थिति ये है, यहाँ से हम यहाँ पहुंचेंगे। अगर आपके दिमाग में ये आ गई कि हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, तो हम लोग जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, मजबूत कर एक दूसरे का साथ देना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमें ये फॉर्मूला समझना होगा। इसके लिए अब हमारे समाज में कि भाई उसके लिए संख्या बल होना चाहिए। हम संख्या में कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं, एक गणित में समझाऊंगा, 5 मिनट लगेंगे उस गणित को, फिर उसके बाद आगे बातें। 403 विधानसभाएं हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें आपके वोट 10,000 ना हो। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसमें आपके वोट 10,000 कम से कम ना हो। उत्तर प्रदेश की 27 विधानसभा ऐसी हैं कि जिनमें आपके वोट 25,000 से लेकर के 60-70 हजार तक हैं। 27 विधानसभा। लेकिन है क्या है, जब तक आप मांगोगे नहीं तो कोई देने वाला नहीं है। अगर भाई भाइयों में बंटवारा होता है तो मेड़ के चक्कर, मेड़ की थोड़ी सी, मेड़ के मतलब अगर 1 इंच जगह के चक्कर में मरने मारने के लिए तैयार होते हैं, तो वो विधायक, विधानसभा, लोकसभा तुम्हें कैसे दे देंगे? वो अगर तुम नहीं मांगोगे, नहीं अगर प्रेशर दिखाओगे, नहीं नाराज होगे, नहीं लड़ोगे, तो कोई नहीं देना। बस 1-2 विधायक दे देंगे, 1 मंत्री दे देंगे, उसी में आपको संतुष्ट कर देंगे। तो 27 विधानसभा आपकी ऐसी है जिसमें आप 25,000 से लेकर के 60,000 हो, और बाकी 376 विधानसभा ऐसी है कम से कम उनमें आप 10,000 से लेकर के 20,000 तक हो। लेकिन हम ऑल ओवर यूपी में 403 विधानसभाओं में हम मानते हैं कि 15,000 वोट मानते हैं एवरेज। 15,000 के हिसाब से हमारा जो करीब 60 लाख करीब वोट बैठ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब 80 लोकसभा विधानसभा, 80 लोकसभाएं, हर लोकसभा विधानसभा में अगर वोट पड़ते हैं तो वोट परसेंटेज रहता है 60, 62, 58, 65। हम 60% मान ले रहे हैं। अब सपोज करो कि विधानसभा के चुनाव आएंगे। अब विधानसभा चुनाव में आप 15,000 वोट हैं आपके हर विधानसभा में, लेवल मान लिया हमने। तो अगर 60% वोट पड़ते हैं, अगर आपके 60% वोट पड़ते हैं उस विधानसभा में, तो इसका मतलब ये हो गया 15,000 में 9,000 वोट कहीं ना कहीं प्रजापति समाज ने किसी ना किसी पार्टी को दिए हैं। पहले हमने सपा को दिए, फिर बसपा को दिए, फिर सपा को दिए, अब बस बीजेपी को दिए हैं। 98% वोट जो है समाज का बीजेपी को गया है। तो कहीं ना कहीं हमने 9,000 वोट बीजेपी को दिए हैं समाज के लोगों ने। अब 9,000 वोटों से हम ताकत कैसे दिखाएंगे? उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में 59 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें बीजेपी 200 से लेकर के 5,000 के बीच में जीती है। 200 से लेकर 5,000 के बीच में। अभी उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों पर। एक विधानसभा है सीसामऊ जिसमें समाजवादी पार्टी जीती है 8,600 वोटों से। एक विधानसभा है मछुआ, उसमें बीजेपी जीती है 4,600 वोटों से। अब इन वोटों पर, इन सीटों पर अगर हम डीएसपी अधिकार दल का प्रत्याशी अगर उतार देते 59 विधानसभाओं पर, तो अगर कोई हमें महत्व नहीं देगा, सोचो कि भैया हमारा वोट गड्ढा में अब तक कौन सा एवरेस्ट पर चढ़ गया, गड्ढे में जा रहा है, तो क्यों ना हम एक प्रयोग और करके देखें कि एक गड्ढे वाला प्रयोग करके देख ले कि अगर हमारी ये 59 विधानसभा हैं, 403 में हम करीब 100 विधानसभाओं को टारगेट ले रहे हैं कि 100 विधानसभाओं पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और हमने वो विधानसभा ले रखी है जिनमें बीजेपी और सपा सबसे कमजोर है और जिनमें हम सबसे मजबूत हैं। 2 ताकत है, 2 किसी को हराने के 2 रास्ते हैं, या तो उससे ताकतवर बन जाओ या फिर बुद्धि से कहीं ना कहीं उसे उसकी नवज पकड़ लो जिससे कि वो हार जाए। तो जिन विधानसभा, अब आपके हापुड़ा पड़ोस में एक हापुड़ विधानसभा है और एक धौलाना में बीजेपी वाला 12,000 वोटों से जीता, हापुड़ में 7,000 से जो जीता है। अगर इन दोनों विधानसभा में हमारा डीएसपी अधिकार दल का प्रत्याशी उतर जाता है, बीजेपी को कहीं ना कहीं टेंशन हो जाएगी कि कुमार पिछली बार 98% हमारे साथ थे, अगर ये बरादरी के नाते अगर डीएसपी अधिकार दल को चले गए तो कहीं ना कहीं ये हमारी सीट को गिरा, मतलब इस सीट को हरा देंगे। और ऐसी 59 सीट है और हर बार रहता है कि हमारे अलीगढ़ में 2 विधानसभाएं, कोल और शहर, वहां में पिछली बार 200 वोटों से जीता प्रत्याशी, अब फिर उसके बाद 4700 से जीता, इस बार 4500 से जीता है। ये एवरेज रहता है। एक शहर होती है उसमें 7,000, 8,000, 10,000, उन 2 विधानसभाओं पे हम लड़ाएंगे प्रत्याशी। अब इनके लिए कहीं ना कहीं देखो हमें एक प्रयोग करना है, हमें आगे बढ़ना है। आगे हमें कैसे बढ़ना है? कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिमाग लगाना होगा जिससे कि हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत हो। हमारा एक मंत्री है बीजेपी में, अब वो मंत्री के बल पर अगर हम किसी डीएम से, या डीएम तो छोड़ो, किसी अगर दरोगा से या सिपाही से कहेंगे साहब मेरे बिरादरी को मंत्री है, मेरी बात सुन लो, कोई नहीं सुनेगा आपकी। अगर हमारे किसी पार्टी से गठबंधन होकर के बीजेपी से गठबंधन हो जाए, 10 सीट मिल जाए हमें, 10 सीटों में समझ कर रहा हूँ 4 सीट या 6 सीट जीत गए, 10 हमारे विधायक, 4 विधायक हो गए, एक मंत्री हो गया हमारा।
उसके बल पर जब हमारे डीएसपी अधिकार दल का जब समर्थन बीजेपी को होगा या सपा को या किसी अन्य पार्टी को होगा, तो जब ऐसा तो है नहीं है कि केवल मात्र हमारा समाज एक दो जिला में हो, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें प्रजापति ना हो। 75 जिलों में हर जिले में हमारा विधानसभा अध्यक्ष होगा, जिला अध्यक्ष होगा, जिला प्रभारी होगा, जिला कोषाध्यक्ष होगा, हर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष होगा, विधानसभा प्रभारी होगा। तो जब वो पार्टी में उसमें हमारा डीएसपी अधिकार दल का उससे गठबंधन होगा, तो कोई भी हमारे जिला अध्यक्ष अगर हमारे समाज का कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो तुरंत डीएम के पास फोन करेगा, दरोगा के पास फोन करेगा, एसएसपी के पास फोन करेगा कि मैं डीएसपी अधिकार दल का जिला अध्यक्ष बोल रहा हूं और कि मेरे समाज का ये यहाँ मेरी पार्टी का व्यक्ति है। हमें पता है कि हमारे समाज का व्यक्ति 98% गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं जब उसे लगे डीएम कोई गमार तो है ना, अनपढ़ तो है ना, दरोगा कोई बेवकूफ तो है ना, तुरंत समझ जाएगा डीएसपी अधिकार दल कौन है, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, इससे गठबंधन है, इसकी सुनो। अगर नहीं सुनेंगे तो लखनऊ दिल्ली तक आवाज पहुंच जाएगी। अब ये फॉर्मूला कौन ने अपनाया है? ये फॉर्मूला पूर्वांचल में अपनाया है ओम प्रकाश राजभर ने, संजय निषाद ने, अनुप्रिया पटेल ने, या चौधरी चरण सिंह ने। क्या ये एक जातियों पर आधारित पार्टियां नहीं है? एक जातियों पर आधारित पार्टियां हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल है, संजय निषाद पार्टी है, उसका पार्टी का नाम ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। सुहेलदेव उनके समाज के ऐसे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने व्यक्ति के नाम पर रख लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे इस संविधान ने केवल इन्हीं लोगों को अधिकार दिया है, संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है कि हम भी राजनीतिक मंच बना करके, राजनीतिक मंच के तरीके से, संवैधानिक तरीके से, राजनीतिक तंत्र से हम भी अपने आप में पावर ले सकते हैं विधानसभा लोकसभाओं की। हम भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में, मंत्रालय में राजनीति, अब हम राजनीति कर रहे हैं और आप राजनीति कर रहे हो, और आप राजनीति नहीं कर पा रहे हो, तो आपका राजनीति करना बेकार है। बीएसपी और मुलायम सिंह और मायावती है। एक समय वो था कि अगर मायावती के आदमी के सामने ये कह दे कि मैं मुलायम सिंह को वोट दूंगा, मुलायम सिंह के आदमी के सामने कहती मायावती को वोट दूंगा, तो तुरंत मारे वगैरह दौड़ते। मैं छोटा ही था, झंडा बंडा मुलायम सिंह को लेके घूम रहे हो, मैं जाटवों के एक एरिया में पहुंच गया, मैंने जिंदाबाद के नारे लगा दिए, एक जाटव ने मेरे डंडा मार दिया। और वही मायावती ने, अगर हम कह देते बात समझ में कि तूने मुझे डंडा मारा, यही मायावती मुलायम सिंह के लिए वोट मांगेगी, वो हो सकता है गोली मार दे। तो लेकिन भाई मुलायम सिंह ने सवरे वस्त्र है, चीरहण है, भाई ने मुलायम सिंह के लिए वोट मांगो, भाई ने मुलायम सिंह के लिए वोट मांगा उसने। तो राजनीति में ना तो कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, यहाँ कोई स्थिर नहीं है, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब दुश्मन दोस्त बन जाए। तो जब ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं राजनीति कर रहे हैं? आखिरकार हमने क्या ठेका ले रखा है? इन्हीं लोगों के पीछे हम लगेंगे, क्या इन्हीं ये मजबूत करेंगे? जब हम क्या कहते हैं विधायक बनेंगे या सांसद की तो बहुत की दूर रही। 1952 के बाद आज तक कोई हमारे पूरे भारत में किसी भी दल ने प्रजापति समाज को सांसद बनाने लायक नहीं समझा है। विधायक केवल विधायक और एक एमएलसी बना दिया, मंत्री बना दिया, इससे हम ऊपर नहीं उठ पाए। तो अब हमें ये, हम लोगों ने आखिरकार हमको भी कहीं ना कहीं इन सामाजिक संगठनों से निकल करके राजनीतिक मंच पर आना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में, हमारे समाज के दिमाग में कुछ ये भी पॉइंट होगा कि भाई हमारे समाज में कुछ राजनीतिक दल और भी बन गए, पूर्वांचल में जैसे एक दो दल बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है। 403 विधानसभाएं, इस 403 विधानसभाओं को 4 विभागों में बांटा गया है, पूर्वांचल क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। किसी भी दल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक्शन कवर कर सके। वो पूर्वांचल देख रहे हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, और हमारी उनसे भी बातें चल रही हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। तो उन लोगों को कम से कम ये तो दिमाग में आ गया है कि सामाजिक संगठनों से हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। अगर हमारे समाज का कहीं बदलाव, अगर कहीं वो जो उपेक्षित जो समाज है, जो हमारा शोषण हो रहा है, जो हमारे हक अधिकारों से हमें वंचित रखा जा रहा है, वो हमें राजनीतिक मंच के माध्यम से मिल सकते हैं, राजनीतिक दल के माध्यम से मिल सकते हैं। तो और दूसरी बात, मेरा आप सभी से ये भी निवेदन है, हम सबको यहाँ सुनने के बाद आपको लगे कि सही रास्ते पर चल रहे हैं। को 2 मिनट रोक के बोलूंगा। हमारे पत्रकार साथी सुरेंद्र गुप्ता जी, संजय शर्मा जी आए हैं, स्वागत है उनका इस बात पर। तो अब हमें ये सोचना है कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है, क्योंकि पिछले 75 सालों से आप प्रयोग करते चले आए हो और आज भी प्रयोग की स्थिति में हो, और कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों का भी दोष इतना ज्यादा विशेष नहीं है, और है भी
उन्हें कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जिस पर चल करके हम वो मुकाम हासिल कर सके जो कि अन्य राजनीतिक दल पा सके, जो हासिल कर सके। अब हमारे पास मुख्य एजेंडा है जैसे शिल्पकार वाला 1956 तक 1931 में प्रथम बार जब जातीय आधार पर जनगणना हुई तो हमारे समाज को शिल्पकार में रखा गया, शिल्पकार के रूप में पहचान हुई समाज की। तो इसे 1931 में 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमें शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में रखा गया। शेड्यूल कास्ट के 1950 की लिस्ट में उसमें संविधान लागू जब हुआ 1950 के बाद 1956 तक हम रहे। 56 के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने क्या हुआ, कैसे हुआ, हम इस बात को डिटेल में हमारे माननीय संतराम जी बताएंगे कि किस कारण से हमें वहां से शिल्पकार से निकाल करके और कुम्हार प्रजापति लेकर के और हमें ओबीसी की लिस्ट में जोड़ दिया और आज तक हमें शिल्पकार का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अब आज तक हमें उसका सर्टिफिकेट उसका लागू नहीं हो रहे हैं, आज तक हमें जो शिल्पकार के सर्टिफिकेट कहीं नहीं बन पा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया। हम लोगों को 2 बार उन्होंने आदेश किए कि प्रजापति समाज को, कुम्हार समाज को हम एससी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। भाई जो पहले से ही ऑलरेडी शिल्पकार के समूह के रूप में 1956 तक वो जो समाज एससी में शामिल था, तो तुम शामिल करने वाले कौन हो भाई तुम्हें? और जब ये स्टेटमेंट दे करके ये लोग पारित कर देते, वहीं अपने मौके के कैसे भी वहां से हाई कोर्ट से अंबेडकर समिति है और जो मायावती के लोग हैं ये लोग वहां से खारिज करवा देते, दोबारा हम फिर वहीं आ गए। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती की। अगर ये लिखते स्टेटमेंट में कि जो ये समाज है, जो ये कुम्हार प्रजापति समाज है, इस समाज की पहचान 1931 में शिल्पकार के रूप में हुई और इस समाज के 56 तक सर्टिफिकेट बनते रहे, लेकिन कांग्रेस या किसी अन्य सरकार के कुछ कारणों के कुछ कमियों के कारण इस समाज को वहां से जो सुविधा ना मिलने के कारण अब ये समाज बैकवर्ड की सुविधा लेता चला रहा है, लेकिन इसे वही सुविधा दी जा रही है, वही जो इसका खोया हुआ सम्मान वापस दिया जा रहा है जो इसे 56 तक मिलता चला रहा है। तो इसमें फिर हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता। अगर हाई कोर्ट के ये आधार अगर वहां पेश करते तो हाई कोर्ट सोचता कि 1956 तक का इन्होंने पॉइंट दिया है, तो 1956 तक वो कहते कि दिखाओ सर्टिफिकेट कहाँ है, ये किस आधार पर बोल रहे हैं। तो उस आधार पर हो सकता है हम 17 जाति हमारी एससी में हो जाती, लेकिन मुलायम सिंह ने सोचा अगर मैं एससी में कर देता हूं तो कहीं ऐसा ना होगा नॉन जाटव जो मुझे वोट मिलते हैं वो खपा ना हो जाए। तो उन्होंने पूरी राजनीति की, इस पे उन्होंने हमें गुमराह किया, बेवकूफ बनाया। उन्होंने, बहुत से लोग सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी सबसे ज्यादा हितैषी है। अगर किसी पार्टी ने अगर हमारा सबसे ज्यादा लॉस किया है तो वो समाजवादियों ने किया है, सबसे ज्यादा लॉस किया है समाजवादी पार्टियों ने। अगर किसी भी विभाग में देख लोगे, एक यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस में जी न्यूज पर आंकड़े आ रहे करीब 2-3-4 साल पहले, तो मैंने आंकड़े देखे, यूपी पुलिस में 37% यादव हैं एक ही विभाग में, 27% आरक्षण है टोटल और 37% एक जाति से हो गए। तो बाकी जातियां कहां गई? बाकी जाति जितना बैकवर्ड का अगर सबसे ज्यादा आरक्षण का मतलब कब्जा किया है तो यादवों ने किया है, सबसे ज्यादा इन्होंने हमारा लॉस किया है। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग सोचते हैं कि भैया यही ज्यादा हमारे हितैषी है, यही हमें मुलायम सिंह हमें पार लगाएंगे या मायावती पार लगाएंगे। ये मायावती, मुलायम सिंह, मायावती कहां से हमने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिए। यादव है, फर्श से हमने अर्श पर पहुंचा दिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये जो प्रजापति शब्द मिला है इसका पालन कर रहे हैं। मैं कि पति बन जाऊं तो मैं सोचता हूं कि भाई मैं पति हूं तो मेरा दायित्व है अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण, इन्हें आगे बढ़ाना। तो ऐसे हमें प्रजा को पति बना दिया, तो प्रजा का पति बना दिया। हमने सोचा कि चलो अपने तो हम बाद में देखेंगे, पहले अन्य समाज को आगे बढ़ाए हम। तो इस दायित्व को हम निभा रहे हैं, प्रजा के पति बन करके औरों को ढो रहे हैं, क्योंकि हम प्रजा के पति बन गए, हम इसी बात पर खुश हो गए। तो कहीं हम इतना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे कि जब तक हम स्वयं के पति, हम परिवार के पति नहीं बन पा रहे, हम अपने समाज के पति नहीं बन पा रहे, तो प्रजा के पति कहां बन पाएंगे? लेकिन वो उन्हीं को ढोने पे लगे हुए, उन्हीं से उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि डीएसपी अधिकार दल, दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल राजनीतिक मंच आप सभी के बीच में आ चुका है। आप लोग इससे जुड़ें, इसकी सदस्यता लें और इसकी सदस्यता लें, इसमें मेहनत करें। 2027 में आपको आज रिकॉर्ड कर रहेंगे और लिख लो। अगर आप लोगों ने सहयोग और समर्थन मिला, जैसे हम प्रजा जितनी सभाओं को देते चले आए, मायावती को दिया, मुलायम सिंह को दिया, अगर जैसा ही समर्थन, जैसे तन मन धन से हमने इनको पैसा भी दिया, मेहनत भी की, वोट किया, लेकिन उसका अगर 50% भी अगर हमने डीएसपी अधिकार दल के साथ लगा दिया,
अगर हमने पैसा भी लगा दिया, समय भी लगा दिया, मेहनत भी कर दिया, 2027 2.5 साल है, अगर 2027 में आपका विधायक, आपका मंत्री और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में आपका कैडर खड़ा ना हो जाए, हर जिले में आपका जिला अध्यक्ष होगा, अपने आप में स्वतंत्र पावर होगी उसके पास, फिर आप किसी के मोहताज नहीं रह जाओगे। विभाग, इतने विभाग होते हैं, देखो क्लियर बात है, पेट के घोंटू पेट के लिए मुड़ते हैं, हर व्यक्ति अपने लिए करता है। जब हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग कुआं खोदेंगे तो सबसे पहले पानी भी हम नजदीक पहुंचेंगे। तो आप, जब हम मेहनत करेंगे, हम कुआं खोदेंगे, तो आप लोगों का भी दायित्व बनेगा कि भैया पहले तू पानी पी ले, बाद में हम पी लेंगे। जो नजदीक जाएगा तो वो पी करके आएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो पी करके ना आए और फिर तुम्हारे लिए। तो जो पहले मेहनत करेगा, जो पहले आएगा, वो पहले पाएगा। और वह हमेशा रहा है, जो समाज पहले जाग गए वो पहले पाए, और पहले उन्होंने अपनी, जो आज जिन समाजों की स्थिति बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले, हमसे पहले संघर्ष और अपने आप को स्थापित कर दिया है। हम लोग ये जाटव, ये बीएसपी और सपा है, अगर इनकी मीटिंगों में अगर जब भी आप गए होंगे तो उन्होंने सवर्णों को खूब गाली दी, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, बनियों को खूब, इनके मंचों पर सिवाय इनको गाली देने के सिवाय कुछ नहीं था कि इन्होंने हमारा वर्षों से शोषण किया, ये किया। लेकिन तुमने क्या किया है? पहले तो चलो, आप बुरा मत मानना कोई भी जहां हो, पहले तो हमारा शोषण करने वाले चलो 3 है, पहले तो 3 है, लेकिन हमने 2 और पैदा कर दिए, एक यादव और एक जाटव। तुमने उनके संग मिल करके हमारा ही शोषण किया। तुम किसी ब्राह्मण का, पंडित का, ब्राह्मण का, बनिए का, ठाकुर, तुम में हिम्मत ना आएगा, तुम तू कह जाओ। तुमने उनके संग बैठ करके ही हमारा शोषण किया, तो कहीं ना कहीं तुम उनसे ज्यादा तुम बेकार निकले हमारे लिए। तो हमने तो सबसे बड़ी गलती करी कि पहले तो हमारा 3 कर रहे हैं, पर हमने 2 और बढ़ा लिए। तो अब ये गलती हमें नहीं करनी है। इस बात को नोट कर लो कि अगर सपा बसपा ये हमें उनसे भी 72 पहुंचा देंगे, जहां हमारी स्थिति पहले थी उससे भी 72 स्थिति कर देंगे। ये बीएसपी अधिकार दल आपके बीच आ चुका है, और ये पूरे तन धन से पूरा इसका अगले 6 महीने में हमारा कैडर, एक बहुत बड़ा मंच लगने वाला है। उस मंच पर कम से कम हमारा टारगेट है कि 20,000 आदमी हो, 20,000 आदमी हमें जोड़ने हैं अपने इसी मंच के माध्यम से। और एक बार 20,000 आदमियों की भीड़ हो गई, आपका राजनीतिक पावर, आपका राजनीतिक खोया हुआ जो प्रतिष्ठा है, वो आपसे दूर नहीं है। फिर आप सभी से और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम अगर विधिवत तरीके से समझें, उन्हें करें, तो हमारा कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। इस मंच के माध्यम से हम आगे पहुंच सकते हैं। सामाजिक संगठन के माध्यम से हमारा शायद ही कुछ भला होगा, क्योंकि 75 सालों से हम संगठनों के माध्यम से ही अपना पैसा, अपना समय। अब देखो दारा सिंह प्रजापति हैं, अच्छी बात है, इन्होंने कम से कम 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। मजबूती किसे मिली? बीएसपी को। अब उसे ढो रहे हो जो बिल्कुल शून्य है, ना उसका एक विधायक है, ना एक भी सांसद है, ना एक विधायक है और ना एक सांसद है। अब उस व्यक्ति को ढो रहे हो, ना इसके पास कोई विचार है, ना कोई एजेंडा है। डीएसपी अधिकार दल के पास हम शिल्पकार में, अब सोचो, बहुत से लोग, जैसे हमारे समाज के अंदर एक मिथक है, एक कहीं ना कहीं गलतफहमी है कि अगर हम शिल्पकार में आ जाएंगे, अगर हम एससी में आ जाएंगे तो हम नीचे हो जाएंगे। अरे एक बात बताइए, हमारे जो समाज है 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वाल्मीकि से लेकर के जाट, वाल्मीकि से लेकर के जाट तक सब शूद्र समाज में आते हैं। अब कहीं ना कहीं इनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इनमें वर्ग बनाए गए, बैकवर्ड, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, आदिवासी वर्ग, 4 वर्ग और बना दिए। अब चलो आप एससी में मत जाओ, जनरल में आ जाओ, फिर भी आप कुम्हार रहोगे। अरे रहेंगे तो हम यही, हमें एससी में चले जाए फिर भी हम यही रहेंगे, कुम्हारी। हमारा ये काम थोड़ी कोई छीन लेगा हमसे, ये पहचान थोड़ी छीन लेगा कोई हमसे। लेकिन अगर हमें एससी का सर्टिफिकेट मिलने लगे तो हम चपरासी से लेकर के डीएम बनने लगेंगे। और जब आप एससी का सर्टिफिकेट चपरासी से लेकर के अगर डीएम बनने लगे आप, तो आपका ये सम्मान मिलने लगेगा। हमारे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी, हमारे समाज के वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति थे, दिल्ली में रहने लगे काफी समय से, उनको आम आदमी पार्टी से टिकट मिल गई, विधायक बन गए, विधायक बन के हमारे गांव में जीत करके आए। तो कुछ जो सवर्ण वर्ग के लोग, सभी लोग वाल्मीकि समाज से सभी लोग नफरत करते हैं, हम भी करते हैं, सोचते हैं कि इनसे दूर बैठो, दूर खाओ, दूर उठो बैठो। तो जो समाज के लोग एससी जाटव भी उनसे नफरत करते हैं, वो भी उनसे अपना नीचे समझते हैं, खटीक समाज भी, जितना भी समाज XY सब नफरत करते हैं। जब वो विधायक बन करके आया तो पूरे गांव में लोग उसे अपने घर में बैठा कर घर में ले गए, उसके हाथ से लड्डू छिनछिने खा रहे, अपनी औरतों के सामने बराबर में अपनी बेटियों के पास बैठा करके फोटो खिंचवाए। फिर वो वाल्मीकि नहीं है क्या? फिर भी वाल्मीकि है। लेकिन विधायक बनते ही
उसे घर में ले जाने लगे, बराबर में बैठ के नाश्ता भी कराया, नाश्ता करने भी लगे। तो जाति से कोई व्यक्ति, कोई ना भंगी है, ना चमार है, ना कुम्हार है, ना नाव है, ये तो एक जीविका है। आपके पास पैसा है, आपके पास कोठी बंगला है, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, सब आपका सम्मान करेंगे। हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश में प्रजापति हैं, सबके पास VIP मकान हो, सबके पास गाड़ी हो, सब पढ़े लिखे हो, सब नेता अभिनेता हो ज़्यादातर। हमारे समाज में चपरासी लेकर DM तक हो, वकील हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, तो कौन कहेगा कि आप कुम्हार हो? फिर तो आप ये कहलाओगे प्रजापति हो आप तो। भाई हम लोग जो लड़ रहे हैं विकास के ही तो लड़ रहे हैं कि हम अच्छे पहन सकें, अच्छा खा सकें, अच्छे मकानों में रह सकें, अच्छी गाड़ियों में सफर कर सकें। इसी के लिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं। सब एक ही शब्द है, विकास। दुनिया विकास के पीछे दो तरह के लोग हैं, शोषित समाज, एक शोषण है, एक शोषित है। एक वो है जो शोषण कर रहा है, एक वो है जिसका शोषण हो रहा है। एक शिकार है, एक शिकारी है। हमेशा से यही दो वर्ग रहे, चाहे मुगल काल से रहे हो या अंग्रेजों के समय से रहे हो या आज रहे हो। शोषित वर्ग और जिसका शोषण हो रहा है वो वर्ग। अब हमारा हम शोषित वर्ग हैं, हम जो हमारा शोषण कर रहे हैं, शोषक हैं। तो अब हमें शोषित नहीं रहना है, हमें किसी का शोषण भी नहीं करना है। जो हमारा खोया हुआ हमारा सम्मान है, हमारा हक अधिकार है, वो हमें लेना है। इन हक अधिकारों के लिए हम रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। DSP अधिकार दल के जिले जिले में जाकर के कैडर लगा रहे हैं और पार्टियों के सारे एजेंडे भी रख रहे हैं, सारी विचारधारा भी रख रहे हैं, किस तरीके से हम मजबूती में आ सकते हैं, किस तरीके से हम अपने विधायक, सांसद और मंत्री बना सकते हैं। सो इन्हीं वाणियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।